नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे। बहुत लोग जो दिल्ली से जा रहे हैं वो ट्रैवल कर रहे होंगे। देखो, दो तीन चीज़ें हैं। अभी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट पर क्या करना चाहिए, अंतिम दिन क्या करना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे कि एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, कितना क्वेश्चन आइडियली अटेम्प्ट करना चाहिए, कठिन क्वेश्चन आए तो क्या करना चाहिए। अगर बोलेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। दो तीन चीज़ें और हैं। अभी आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो दो तीन मेरा सलाह है। देखो, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पे होल्ड रखना, जो हम क्लास में बताए हुए हैं उस वीडियो को करना, उस पर विश्वास करके करो। जो एमसीक्यू वाला यूट्यूब पर डाला गया है और तुम्हारे पोर्टल पे डाला गया है उसको एक बार देख लेना, यूजफुल रहेगा। देखो, साइंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साइंस से वो 30 क्वेश्चन पूछता है। तो हमने ये सोचा है कि जो हम लोग रिपोजिटरी से 30 क्वेश्चन को भी निकाले हैं और उस रिपोजिटरी से जो 30 क्वेश्चन है वो हॉलिस्टिकली करता है, इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करता है। क्योंकि साइंस तो डायनेमिक सब्जेक्ट है नहीं, साइंस एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। तो ये जो 30 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उस 30 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ओवरऑल रिवीजन करने की एक बार कोशिश करेंगे उसको। तो रिपोजिटरी से निकाल के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके समक्ष दे रहे हैं, ताकि आप जब ट्रेवल कर रहे होंगे सुन लेंगे। अगर कहीं और भी रहते होंगे तो आप थोड़ा अपने लिए वक्त निकालिए। अगर मानते हैं कि तुम पटना में रहते हो, बेगूसराय रहते हो, कटिहार रहते हो, औरंगाबाद रहते हो, रोहतास रहते हो, तो देखो कम से कम बीच बीच में एक एक घंटा का ब्रेक निकालो। अगर एक घंटा का ब्रेक इन द सेंस थोड़ा सा दौड़ सकते हो, थोड़ा सा योगा करना चाहते हो तो योगा कर सको, वैसा ब्रेक निकालना होगा। अगर 3 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ रहे हो तो एट स्टेज 1 घंटा 45 मिनट का कम से कम ब्रेक लो, ताकि दिमाग फ्रेश हो और तुम काम कर सको। ये जो वीडियो है उसको कान में लगा के सुन लेना, रिवीजन ही रहेगा। वो जो 30 क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए उसको हम लोग को ऐसा लगता है कि आपके समक्ष देना जरूरी है ताकि आपके रिवीजन में हेल्प हो सके। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इधर दाहिने तरफ हिंदी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत क्या है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले अगर करेक्ट इनकरेक्ट रहे ना तो उसको हाईलाइट कर लेना। बॉइलिंग और इवापोरेशन के बारे में क्वेश्चन है। तो पहला चीज तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए कि बीपीएससी बॉइलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देखोगे तो बॉइलिंग और इवापोरेशन एक थीम है जिस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। अगर कोई लड़का ये थीम को नहीं तैयार करके जा रहा है, इसका मतलब कि वो एग्जाम के जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे से नहीं कैटर करके जा रहा है। देखो, हमें पहले बॉइलिंग और इवापोरेशन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। बॉइलिंग और इवापोरेशन होता क्या है। पहला बात देखो कि बॉइलिंग के केस में अगर तुम देखोगे ना कि बॉइलिंग क्या होता है, तो बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। इसका मतलब कि बॉइलिंग का एक डेफिनेट टेम्परेचर है कि अगर पानी अगर बॉयल होता है तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। इवापोरेशन का कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं है। इवापोरेशन कैन हैपन एट 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। इवापोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर, बट बॉइलिंग कैन हैपन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ओनली। फॉर वाटर इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात हमें यह पता होना चाहिए कि बॉइलिंग और इवापोरेशन में दूसरा अंतर है कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। मतलब बल्क मतलब ये भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ये भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ये भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, मतलब पूरा जो पानी है इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है बॉइलिंग के केस में। क्योंकि व्हेन यू आर सप्लाइंग द हीट फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम द स्टोव, the heat is getting transmitted in the different directions through the process of the convection, right? कन्वेक्शन के थ्रू चल रहा है। तो यह एक बल्क फिनोमिनन है, पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। बट इन द केस ऑफ अ इवापोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमिना, केवल सरफेस इन्वॉल्व है। कैसे, अभी हम लोग उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इट हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर दैट बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना है, इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। जब तुम पानी बॉइलिंग के केस में देखते हो और इवापोरेशन के केस में देखते हो तो जो भी जहां से इवापोरेशन होता है उसका टेम्परेचर घटता है। जैसे अगर तुम गर्मी में आ रहे हो और तुम पसीना पसीना हो रहे हो तो इवापोरेशन हो रहा है, तुम्हारा बॉइलिंग नहीं हो रहा है। तुम्हारा जब स्वेट इवापोरेट करता है तो जिस सरफेस से इवापोरेट करता है वो लैटेंट हीट को लेके इवापोरेट कर रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, वो चीज ठंडा होता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जहां पर भी इवापोरेशन हो रहा है उसका टेम्परेचर गिरता है। समझ लो ना, अगर जैसे तुम मटका में अगर तुम पानी को रखते हो बाबू और मटका से जो पानी ठंडा हो जाता है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन। पानी इवापोरेट कर रहा है तो जो भी चीज से इवापोरेशन होगा देखने को मिलता है कि उसका टेम्परेचर गिरता है। देखो, जो एयर कंडीशनिंग है
और मटका वगैरह है वो हम लोग एक, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह के तुम स्टूडेंट हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हाय तौबा करना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए देखो एक साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट से हम लोग उसको बनाते हैं कि एयर कंडीशनिंग कितना होना चाहिए। जैसे तुम देखो जितना भी एसी रहता है उसका क्यों लिखा रहता है कि इसको आप रन करिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। ऐसा क्यों कहता है? हमारा बॉडी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगर तुम एग्जैक्ट साइकोमेट्रिक चार्ट की बात करोगे ना तो 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा बॉडी सबसे कंफर्टेबल फील करता है ना। तो इसलिए लिखा रहता है 24 डिग्री। और दूसरा कारण है कि एनर्जी भी कम खाता है, पर मुख्य कारण ये है कि हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इस टेम्परेचर पर महसूस करते हैं। हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट करके, पर आपको पता होना चाहिए था। तो जो मटका है वो भी इवापोरेशन पर काम करता है। जो नेचर है, अगर तुम बॉइलिंग देखोगे तो अभी हम बोले कि बल्क फिनोमेना है। जब हम बल्क फिनोमेना बोलना चाहते हैं तो जो बॉइलिंग होता है तो तुम देखो कि पूरा जोर जोर से होता है। तो बॉइलिंग क्या होता है? विगरस फिनोमेना है। बॉइलिंग क्या है? एक रैपिड फिनोमेना है। इवापोरेशन क्या है? स्लो फिनोमेना है, धीरे धीरे होता है, साइलेंट फिनोमेना है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए इवापोरेशन और बॉइलिंग के केस में, नहीं तो दिक्कत होगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना कि जो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग और इवापोरेशन उसका थीम है, अभी तुमको बताते हैं। एक संबंध याद रखना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब कि अगर तुमने प्रेशर को बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे कि अगर तुम प्रेशर कुकर में तुम देखते हो कि अगर प्रेशर कुकर में तुमने ढक दिया तो तुम जो प्रेशर है उसको क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम एयर को एस्केप नहीं करने दे रहे हो। जब प्रेशर तुमने बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो तुमको ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है। तो जो सब्जी तुम 100 डिग्री पर हीट कर रहे थे वो सब्जी 120 डिग्री पर हीट हो रहा है। मोर हीट इज बीइंग सप्लाइड, इसीलिए खाना जल्दी बनता है। देखो प्रेशर कुकर कैसे काम करता है हमने अपने डिटेल वीडियो में रेजोनेंस में बताया है, यहाँ पे हम नहीं बताना चाहेंगे, बट इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल कि जब तुम प्रेशर को बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब बताओ, अगर मानते हैं कि कोई ये चीज़ है, आपने इसमें कुछ इंप्यूरिटीज़ मिला दिया, मानते हैं कि इसमें पानी था और आपने इसमें इंप्यूरिटीज़ मिला दिया। जब आप इंप्यूरिटीज़ मिलाते हैं तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द इंप्यूरिटीज़ ऑन द बॉइलिंग पॉइंट? जैसे देखो, मानते हैं कि ये जो इंप्यूरिटी है तो ये भी तो पहले यहाँ पे केवल पानी था, अब आपने इसमें इंप्यूरिटीज़ डाल दिया। अब आपने जब इसमें इंप्यूरिटी डाल दिया, जब आपने इंप्यूरिटी डाल दिया तो कुछ हीट तो इंप्यूरिटी लेगा ना जी, कुछ हीट इंप्यूरिटी। जब इंप्यूरिटी लेगा तो यू आर सप्लाइंग व्हाट? जब आप इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादा हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मानते हैं कि 10 यूनिट ये हीट ले लिया, 10 यूनिट ये हीट ले लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखना कि जब भी तुम इंप्यूरिटी को ऐड करते हो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखो, जब भी तुम इंप्यूरिटी को ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी इंप्यूरिटी रहता है वो एक न्यूक्लिएशन साइट के रूप में काम करता है, और जहां पर न्यूक्लिएशन साइट के रूप में काम करेगा वहां पर आप देखोगे कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर कूलिंग स्टार्ट हो जाता है, वहां पर कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 2-3 चीज बहुत स्पष्ट हो गया जो आपको पता होना चाहिए, और ये सब हमने अपने कोर्स में आपको बता रखा है, रिपीटेशन है। पहला याद रखना कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट होगा। कुकर इसी पर काम करता है। दूसरा कि अगर तुमने इंप्यूरिटी को ऐड करा, इफ इंप्यूरिटी इज एडेड, तो बॉइलिंग पॉइंट पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर बाबू तुमने इंप्यूरिटी ऐड किया है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट्स को ऐड किया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर उसका क्या असर पड़ेगा? फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। कहने का मतलब है सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन पे अगर ये जो हम 3 चीज तुमको पढ़ाए हैं, अगर इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसी के अराउंड क्वेश्चन आता है। बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन में अंतर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर के साथ क्या संबंध है? इंप्यूरिटी के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या संबंध है? इंप्यूरिटी और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या संबंध है? अगर तुमको समझ में नहीं भी आया है और ये चीज़ तुमको इतना जितना हम बताए हैं पता है, एक क्वेश्चन तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन से बाहर नहीं जाएगा। तो क्या बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है? बिल्कुल है। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है? बिल्कुल है। इंक्रीज इन द प्रेशर अराउंड द सराउंडिंग इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड? हाँ भैया, अभी आपने बताया है। इंक्रीज इन द प्रेशर अराउंड द सराउंडिंग डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड? ये स्टेटमेंट गलत है। अब आप इसमें से आंसर चुन सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसको जरूर करेंगे। एक मेरा सबमिशन है, 2-3 चीज ये है बाबू कि जो भी BCW के स्टूडेंट हैं,
जो हम पढ़ाए हैं आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन रेजोनेंस में या मॉडुलर कोर्स में आप जो सुन रहे हैं, हमने जो आपको वीडियो में पढ़ाया है वो बाबू एनसीईआरटी से ही लेकर पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को केवल करेंगे, मोर देन इनफ है। ये सब कंसेप्ट हम वहाँ पे आपको बता रखे हैं। जो नॉन बीसीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन को बाबू कम से कम एनसीईआरटी पलट के करो। अगर नहीं कर रहे हो तो जो भी मास्टर तुमको बता रहा है कि रणचक्र पढ़ लो, फुसेंट पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो, वो तुमको मूर्ख बना रहा है। 2000 के आसपास बहाली है, अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया ना तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से पढ़ो, अभी 50 दिन समय बचा हुआ है। आप केवल एनसीईआरटी वाला आप जो बस वीडियो हम बताएं आप उसको रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन हम ही फ्रेम किए हैं, ठीक है। ये साइंस इन एवरीडे लाइफ से है कि जब तुम अंडा को हिट करते हो, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो अंडा में तुम देखो कि ये बीच वाला पार्ट है, यूजुअली हम लोग इसको निकाल के फेंक देते हैं, और ये वाइट वाला पार्ट है। जो बाबू वाइट वाला पार्ट है ना, प्रोटीन इसी में है। इतना तो आपको पता होगा कि अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ द प्रोटीन है। इस क्वेश्चन को बेसिकली पूछने का 2-3 कारण है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स। इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा क्या कारण है, जो मेरा मुख्य मकसद है, वो हम आपको बता रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते थे कि देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द फैट्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द प्रोटीन। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नाम का कोई चीज़ होता नहीं है बेसिकली, इसको आप सैकराइड्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ मिल जाएगा बाबू? शुगर में मिल जाएगा, चीनी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। जो हम आप टेबल शुगर खाते हैं उसमें क्या होता है? सुक्रोज होता है। आप दूध जो पीते हैं उसमें आप कुछ लोग को देखिएगा कि दूध पीता है तो उसको पचता नहीं है। दे हैव द प्रॉब्लम विद द ब्लोटिंग, उनको इंडाइजेशन हो जाता है। देखो यहाँ पर एक उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति लैक्टोज इंटॉलरेंट है। इसका मतलब कि लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है आपके दूध में। तो कुछ दूध को आप देखते होंगे कि बोलता है लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए है, वो महंगा मिलता है ना, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है दूध में। तो लैक्टोज इज अ काइंड ऑफ अ शुगर, है ना। देखो, कार्बोहाइड्रेट तुमको रोटी में मिल जाएगा, चावल में मिल जाएगा। फैट क्या है? घी है, ऑलिव ऑयल है, यहां पर आपको फैट मिल जाएगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का एक्सीलेंट सोर्स क्या है? सोयाबीन है, पनीर है। अगर जिम में जाते होगे तो चिकन ब्रेस्ट है। अरे वही जो रबड़ की तरह लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता है। खाने में तो मज़ा आता है, तुमको विंग्स खाने में मज़ा आएगा, फिर वो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में होता है। तो वाई आई हैव फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन, लेट मी पुट द थिंग्स इन अ वेरी कैटेगोरिकल फैशन। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम तुमको ये बताना चाहते थे कि बाबू जो प्रोटीन है ये एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अल्फा अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। बस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम तुमको ये बता दें कि अल्फा एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है। एग्जाम में आपसे ये बीटा भी कर सकता है, डेल्टा भी कर सकता है, गामा भी कर सकता है, पर हमको ये पता होना चाहिए कि अल्फा एमिनो एसिड क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी हमको करता है। अगर हमको ये केवल पता था कि भाई अंडा में प्रोटीन होता है और प्रोटीन का किसका पॉलीमर है? प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। क्या हमने आपको रेजोनेंस में नहीं बताया है ये सब चीज? हम वहां से आपको लिंक करा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं है। पर अगर हमको केवल इतना पता था कि अंडा में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक अच्छा एक्सीलेंट सोर्स है और एमिनो एसिड से बना होता है, 2 मिनट के अंदर हम आंसर पर पहुंच जाते है ना। डीनेचुरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ड्यू टू द सेलेक्टिव, फालतू मतलब किए हुए हैं हम इसमें। बस हम तुमको यह जानना चाहते थे कि जो हमने तुमको क्लास में पढ़ाया है उसको तुम अप्लाई कर पा रहे हो क्या? क्या तुम्हें इस चीज का इल्म है कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है, एमिनो एसिड? वहां से तुम आंसर निकाल लिए होते। एज सिंपल एज दैट। इतना क्वेश्चन आसान था। अब देखो, 2-3 चीज हम तुमको बताना चाहते हैं कि देखो, जो प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में इनके पास 4 कैलोरी होता है और फैट के पास 1 ग्राम में कितना होता है? तकरीबन 9 कैलोरी होता है। अब जो दारू का लेते हो उसमें कितना होता है? बिहार में तो दारू तुम लोग का बंद है, 7 कैलोरी होता है। प्लीज कीप दिस थिंग्स इन द माइंड। हमारा बेसिक मतलब ये था कि तुमको ये चीज़ पता है कि नहीं। अगर ये चीज़ बाबू पता है तो मेरा काम आसान हो गया। बस यही क्वेश्चन था कि आप इसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये सब क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो। ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज हैव विच एसिड प्रेजेंट इन इट? देखो, टार्टेरिक एसिड की बात हो रही है क्या? ये सीधा हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है। सीधा ये एनसीईआरटी का आपको स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ये क्वेश्चन हम ही फ्रेम किए हैं। आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं ना है कि आपको बस केवल एनालिटिकल क्वेश्चन देंगे कि आपको वो फीलिंग आए। आप डेटा को रिटेन कर रहे हैं कि नहीं।
हमने क्लास में आपको ये चीज़ बताया है कि नहीं, आप एक बार अपना नोट्स पलट के देखिएगा। अगर आप नन BCW स्टूडेंट्स हैं तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं क्या? आप NCERT का ही स्क्रीनशॉट है बाबू, NCERT में चीज़ दिया हुआ है। क्या एसिड और बेस एक इंपॉर्टेंट थीम है कि नहीं BPSC का? अब फालतू जो तुम पढ़ रहे हो यार, वो सब चीज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थीम है एक बार उसको पलट के देखो, BPSC वहीं से क्वेश्चन फिर निकालेगा। अभी आपसे हम क्या पूछे तो इसका क्या, अब आपसे पूछेगा कि कर्ड में क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ है, टार्टेरिक एसिड में देखो हम लिखे हुए हैं टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन को उठा के छापे हैं। टार्टेरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। जो भी लोग इस क्वेश्चन को सही कर दिए हो, इस क्वेश्चन को हम फ्रेम किए हैं, इसका मतलब तुमको इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग तुमको 25 नंबर आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे मेरा एक कारण है कि क्यों हमने इसको फ्रेम किया है। देखो इसमें ऑड वन आउट एक रूल लग जाता 2 मिनट के अंदर। तुमको हम लाइपेज के बारे में बता रखे हैं, तुमको हम एमाइलेज के बारे में बता रखे हैं, पेप्टेज के बारे में बता रखे हैं, लाइजोजाइम के बारे में नहीं बता रखे थे। तो ऑड वन आउट है, तुम इसको निकाल सकते थे। देखो जब भी कोई रोता है, जब भी कोई आंख से आंसू निकलता है, या मानते हैं कि हमने कोई एप्पल लिया, तो भाई एप्पल तो तुम बाजार से खरीद के ला रहे हो ना, वो दुकानदार के हाथ से टच होके आ रहा है, आपके हाथ से टच होके आ रहा है, तो उसमें दुनिया भर का बैक्टीरिया है, दुनिया भर का उसमें माइक्रोब्स है, और आप सीधा उसको धो के मुंह में खा गए। तो भाई जैसे वो हम मुंह में खाए तो बैक्टीरिया मरता कैसे है? फिर वो बैक्टीरिया हम पे और आप पे अटैक क्यों नहीं करता है? क्योंकि जैसे हम मुंह में खाते हैं ना, हमारे सलाइवा में एक इंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है लाइजोजाइम्स। और ये जो लाइजोजाइम्स है ये एंटी बैक्टीरियल है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके लिखो, एंटी बैक्टीरियल है, मतलब जो भी माइक्रोब्स है उस पर काम करता है और उनको डिफीट करता है, हरा देता है, ताकि हमें वो इफेक्ट नहीं कर पाए। इसको स्टार मार्क करके लिखो। जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू में भी लाइजोजाइम्स होता है, जो आंख में इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि इसके पास कौन सा नेचर होता है? एंटी बैक्टीरियल नेचर होता है। तो प्लीज इसको स्टार मार्क करके करो, दिस कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चंस। पर इतना पे रुक जाए तो मजा नहीं आएगा हमको। देखो एक होता है लैक्टियल्स, लैक्टियल्स के बारे में तुमको बता रखे हैं, पहले रिवीजन हो जाएगा। कहाँ पे लैक्टियल्स पाया जाता है बाबू? लाइजोजाइम से याद आ गया इसलिए बता रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्या करता है लैक्टियल्स? लैक्टियल्स जो है इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। स्टार मार्क करके लिखो, लाइजोजाइम से याद आया तो बता दे रहे हैं। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट बाय इमल्सिफिकेशन। उसको तोड़ता है, इमल्सिफाई करता है, उससे आपको हेल्प करता है। तो इसको बाबू याद रखोगे, बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अब तुम ये बताओ, अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो और एनालिसिस करते हो, तो एक्सप्लोसिव्स इतना इंपॉर्टेंट थीम है BPSC का कि इससे क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है। उसको नहीं पूछेगा तो उसके आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगा। अभी आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, 2 क्वेश्चन है। तो भाई BPSC एग्जाम कंडक्ट करेगा तो एक्सप्लोसिव उसका इंपॉर्टेंट थीम है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं करके जा रहे हैं तो आप अच्छी से तैयारी नहीं कर रहे हैं ना। भाई जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको पकड़ने की कोशिश करो, और बहुत कम टाइम है, मेहनत करने की कोशिश करो। अगर नहीं मेहनत करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि जीवन में बहुत चीज़ तुम पाओगे, मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर गिना उसे ही जाता है जो मिलता नहीं है। जीवन भर टीस और मलाल रहेगा कि हम एग्जाम दिए थे और नहीं हुआ। 2000 बहाली है, प्लीज़ पुट योर हार्ट एंड सोल इन दिस। और जो भी, चूंकि इस यूट्यूब के माध्यम से शायद आप लोग तक यूट्यूब पर जाएगा, जो भी रेजोनेंस और मॉडुलर कोर्स के लोग हैं, प्लीज़ आप अपने वीडियो जो हम लोग दिए हैं उसको अच्छे से करिए, थोड़ा सा विश्वास करके उसको अच्छे से 5-5 बार रिवाइज करिए। नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम दिस। इट मे अपीयर टू द अदर पीपल कि आप अपना कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं, पर बिल्कुल भी नहीं, चूँकि ये यूट्यूब पर जाना है तो हमको आपको भी एड्रेस करना है। उसको अच्छे से करो और ये सब क्वेश्चंस को देखो कि हमने क्लास में बताया है कि नहीं। और अगर बताए हैं और फिर भी गलत कर रहे हो, इसका मतलब तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, और अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फेल कर जाओगे। हम कितना भी पढ़ा लें, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, नया नया चीज़ पढ़ लो, रिवीजन इज द की टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। चलो, एक्सप्लोसिव एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसको अच्छे से बाबू करो। देखो क्या है एक्सप्लोसिव्स के बारे में। देखो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है। जो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, अभी जो सुपरटेक का बिल्डिंग तुम सुने हो कि दिल्ली में गिराया गया है, नोएडा में, तो जो बिल्डिंग्स को गिराया जाता है ना, उसको तुम बोलते हो कि डेटोनेट किया गया। डेटोनेट का मतलब क्या होता है कि एक रिमोट कंट्रोल की तरह चीज़ है, वो बिल्डिंग को गिराता है। इसका मतलब कि किसी चीज़ को तुम डेटोनेट कर रहे हो, इसका मतलब उसको कैसे गिरा रहे हो? कंट्रोल्ड रूप से गिरा रहे हो।
तो जितना बिल्डिंग का डिमोलिशंस वगैरह होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन को फ्रेम करता है कि बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आरडीएक्स को इस्तेमाल करते हैं, डायनामाइट को इस्तेमाल करते हैं, एमाटोल्ड को इस्तेमाल करते हैं, कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को इस्तेमाल करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, क्योंकि ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को डिटोनेट करना पड़ता है। जब आप किसी चीज को डेटोनेट कर रहे हैं मतलब आपके पास एक रिमोट है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग को बहुत एक झटके में नहीं गिराना चाहते, धीरे धीरे गिराना चाहते हैं, तभी नहीं कि आसपास के सराउंडिंग को नहीं अफेक्ट करे, तो इसलिए डेटोनेटर की बाबू जरूरत पड़ती है। जब इस ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को जब तुम मिक्स कर देते हो एमोनियम नाइट्रेट के साथ, this trinitrotoluene when mixed with the ammonium nitrate we get something which is called as एमाटॉल। आप एमाटॉल आपको एमाटॉल मिलता है। एक और है नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में यहां जिक्र हुआ है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है जी? नाइट्रोग्लिसरीन को तुम क्या कहते हो? नोबल वायल कहते हो। इट इज ऑफन कॉल्ड एज द नोबल वायल। जो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य रूप से यही कंपोनेंट है। तो कैसे डायनामाइट का मुख्य रूप से कंपोनेंट है बाबू? देखो, नाइट्रोग्लिसरीन को ले लो और इसमें एक फाइन सैंड मिला दो। बहुत पतला सैंड होता है। जब फाइन सैंड के साथ मिलाओगे ना तो एक पेस्ट नुमा सब्सटेंस बनेगा। और वो पेस्ट नुमा सब्सटेंस कौन बनाता है? उस व्यक्ति का नाम है एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल जो है बनाते हैं। ये जो फाइन सैंड होता है इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? उसका नाम था केसलगूहर। जो आप नाइट्रोग्लिसरीन लेंगे, उसमें एक फाइन सैंड मिलाएंगे जिसको केसलगूहर कहते हैं, वो एक पेस्ट नुमा सब्सटेंस बनेगा और उसी पेस्ट नुमा सब्सटेंस को डायनामाइट कहते हो। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते थे कि डायनामाइट का मेन कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द डायनामाइट। तो ये बताओ, नाइट्रोग्लिसरीन का खोज कौन करता है? एस्केर्नो सोबेर्नो खोज करता है। कब खोज करता है एस्केर्नो सोबेर्नो? 1846 में इसका खोज करता है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। एक है आरडीएक्स का बाबू जिक्र किया गया ना कि आरडीएक्स क्या होता है। तो देखो, आरडीएक्स इज रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव को तुम आरडीएक्स बोलते हो। इसका खोज कब होता है? अगर मेरा फ्लॉपी हमको ठीक से सहयोग कर रहा है तो 1898 या 97 में खोज होता है। 98 में ही खोज होता है। कौन खोज करता है इसका? हेनिंग्स खोज करता है। आरडीएक्स करता क्या है? आरडीएक्स को प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी तुम बोलते हो। आरडीएक्स को इटली में क्या बोलते हैं? T4 बोलते हैं। टी है इटली में। इसको जर्मनी में क्या बोलते हैं? हेक्सोजेन बोलते हैं। ये सब हम बता रखे हैं, रिवीजन है। हेक्सोजेन बोलते हैं। यूएसए में क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट बोलते हैं। ठीक है बाबू, इसको ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो गया? एमाटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ द ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एंड एमोनियम नाइट्रेट, सही है। आरडीएक्स इज नोन एज अ प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, अभी आपको बताया। नाइट्रोग्लिसरीन इज नोन एज द नोबल्स वायल, अभी आपको बताया। आरडीएक्स इज एन एक्सप्लोसिव दैट कैन नॉट बी शेप्ड और द मोल्डेड। अरे भाई, जब प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है तो उसको क्यों नहीं तुम मोल्ड कर सकते हो? तो चौथा स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? पांचवा में हमारे हिसाब से बॉम्बे, हमारे हिसाब से क्या ये बॉम्बे ही इसके आंसर हो जाएगा। चौथा गलत है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो फोर्थ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बाबू। ये क्वेश्चन देखो जानबूझ के फ्रेम किए हैं। तो तुम देखो, एक एक क्वेश्चन के पीछे ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन इस बार हम लोगों ने बहुत सिंपल रखा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि अगला जो आपका फोर्थ होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, उसमें बहुत कठिन क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। पर हम लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव है कि जो जो इंपॉर्टेंट थीम है वहां पे हम आपको रिवाइज करा दें। देखो, अगर तुम 67वीं में देखोगे ना तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी पूछा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे जब क्वेश्चन तुमसे पूछा है तो तुमको पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। व्हाट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो चीज होता है बाबू, जो ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी आपको शो करता होगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सबसे अच्छा उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। इसको स्टार मार्क करके लिखोगे, जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये सब देखो, जो भी लोग नए लोग सुन रहे हैं ना, एक बाबू किताब है तर्कस, उसको जरूर ले लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक मेरा और सलाह रहेगा, टाटा मैग्रो हिल का एक आता है किताब अभ्यास,
प्रैक्टिस बुक अमेजन वगैरह पे मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में ये भी अवेलेबल है और ये भी है। इसका साइंस का सेगमेंट जरूर बना लेना, जो मैग्रो हिल वाला किताब है ना, इसका साइंस वाला सीधा एनसीईआरटी से हम लोग उसको बनाए हैं, जरूर बना लेना। मैग्रो हिल प्रकाशन से आता है, ये हम लोग की वेबसाइट पर भी तुमको मिल जाएगा और अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो इस पे ले लेना, 72,918 77,972 पे। पर ये बाबू इसका कम से कम साइंस वाला सेगमेंट जरूर बना लेना। एक मेरा सबमिशन है, बाकी यू आर फ्री टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया था, इससे याद आ गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो बाबू, जिंक ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है ना कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। ऐसे ऑक्साइड को तुम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हो। अब एक चीज हमको बताओ तुम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एन एसिड एंड अ बेस। अगर हमको ये पता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और हमको बताओ, जब कैल्शियम रिएक्ट करता है, जब तुम कैल्शियम को तुम पानी के साथ रिएक्ट करते हो ना, तो तुम कैल्शियम को देखना कि पानी के ऊपर वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है कैल्शियम। ऐसा क्यों होता है कि पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर सकता है? एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिकअप क्वेश्चन है, इसलिए तुमको बता रहे हैं। जब कैल्शियम को बाबू पानी के साथ तुम रिएक्ट कराओगे तो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, CaOH का होल 2 बना देगा। इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और ये जो हाइड्रोजन होगा ये इतना विगोरसली रिलीज होता है कि अगर ये कैल्शियम है तो इसके साथ चिपक जाएगा और इसको ऊपर खींचना स्टार्ट करता है, इसीलिए कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जब कैल्शियम को तुम पानी में डालते हो तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, क्यों कैल्शियम फ्लोट करता है? बिकॉज ऑफ द बबल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, क्योंकि रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, और ये जो अगर कैल्शियम है तो इसको कैरी करके ऊपर खींचने लगता है, अपने साथ पकड़ के ऊपर उसको खींचने लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसको बहुत ध्यान रखना। चूंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एसिड और बेस की बाबू बात हुई है, तो एक चीज यहां पे अधूरा रह जाएगा, 3 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड HCl देना। मार्क माई वर्ड, कंसंट्रेटेड HCl देना, और 1 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 लेना। इस चीज को तुम क्या कहते हो? सॉरी, इस चीज को बाबू तुम कहते हो रॉयल वाटर। रॉयल वाटर का मतलब क्या होता है? इसी चीज को तुम कहते हो एक्वा रेजिया। जो एक्वा रेजिया है वो क्या है? वो हाईली कोरोसिव है, बहुत ज्यादा कोरोसिव है, बहुत ज्यादा फ्यूमिंग है, हाईली फ्यूमिंग है। और ये एक्वा रेजिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, जो प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। तो एक्वा रेजिया एक इंपॉर्टेंट थीम है जहां पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो आपसे पूछ सकता है कि डाइल्यूटेड HCl या कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड HNO3। तो हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड होगा तभी तो हाई फ्यूमिंग होगा, हाईली कोरोसिव होगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। देखो बाबू, बहुत अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो तुम इस चीज को हमको बता दो कि सर ये टॉपिक आप ठीक पकड़ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी कोलवैट से दबा के क्वेश्चन पूछता है। एक बार 68 बीपीएससी का क्वेश्चन पलट के देखना, CDPO का क्वेश्चन पलट के देखना कि सर वो कोलवैट को पकड़ के पूछता है कि नहीं, कोलवैट और इमल्सन्स को। तो भाई एनसीईआरटी उठा के पलट लो, या जो हम वीडियो बनाए हैं प्लीज उसको करो। इधर उधर मत मुंह मारो कि ये पढ़ ले, मार्केट में एक टेस्ट उठा लिए, अब वो क्या पूछा है उस थीम पर बेस्ड है कि नहीं, तुम अपना एनर्जी वेस्ट करोगे। तो थीमेटिक स्टडी करो। हम नहीं बोल रहे कि हम ही से पढ़ो, पर थीमेटिक स्टडी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने सामने रखो और उसके हिसाब से पढ़ो। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक को एनसीईआरटी से उठा के पढ़ो, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। देखो कोलवैट एक इंपॉर्टेंट थीम्स है केमिस्ट्री में, तो कोलवैट्स को करना ही हम लोग को पड़ेगा। क्या है कोलवैट्स? पहला चीज हमको बताओ, कोलवैट्स को क्या होता है? जो कोलवैट्स होता है बाबू, उसका साइज क्या होता है? 10⁻⁻7 से लेके 10⁻10 तक। अब कुछ लोग जो होगा बाहर का लोग बोलता है आप किताब बेचने के लिए बोल रहे थे, इसलिए बाबू बोले थे ना कि ये क्वेश्चन CDPO में पूछा हुआ है। जबकि तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना तो 10 से 1000 के नैनोमीटर के आसपास बोलेगा कि 10 से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए, पर इस चीज़ को नहीं माना है। CDPO इस चीज़ को माना है कि कोलवैट का साइज, पार्टिकल साइज ये होता है। इसलिए हम बोले क्योंकि एक वहाँ पे हम लोग ऑफिशियल आंसर की फॉलो किए हैं, आप गलत मत कीजिएगा, है ना, इसलिए बोले बाबू। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम किताब बेच के राजा बनने के लिए चक्कर में थे। तो ये याद रखिएगा कि एनसीईआरटी में ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम नहीं मानेंगे। हम लोग इसको मानेंगे क्योंकि बीपीएससी इसको यही माना है, CDPO में फाइनल आंसर की में यही माना है कि कोलवैट का पार्टिकल का साइज क्या होता है? 10⁻⁻7 से लेके 10⁻10 मीटर्स तक उसका साइज होता है। अब देखो कोलवैट बेसिकली आप कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ कोलवैट है? तो कोलवैट को पकड़ने का मात्र एक चीज़ है कि जो कोलवैट्स होंगे वो टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। व्हाट दिस टिंडल इफेक्ट इज ऑल अबाउट? देखो पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, पार्टिकल अगर ये मानते हैं कि इसमें पार्टिकल का साइज 10⁻⁷ से 10⁻10 मीटर तक है, अगर इसमें से लाइट जाएगा तो इसको क्या करेगा? इससे टकराएगा तो लाइट को क्या करेगा? ये स्कैटर करेगा।
और जैसे ही लाइट के को स्कैटर करेगा तो वो पाथ लाइट का विजिबल हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो टिंटल इफेक्ट का मतलब वो होता है कि आप जब उस सब्सटेंस से लाइट को डालते हैं, पास कराते हैं, तो द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ टिंटल इफेक्ट। तो कोलवाइट से हमें मात्र 2 चीज पता होना चाहिए। अगर ये 2 फैक्ट पता है तो धरती का कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा तो बना लोगे कोलवाइट से। कोलवाइट पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये उसका सर साइज होता है। कोलवाइट वही चीज है जो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि सब इस पार्टिकल के साइज पर लाइट पार्टिकल स्कैटर करने लगता है। जब लाइट स्कैटरिंग स्टार्ट होता है तो हमें लाइट का जो पाथ है वो दिखने लगता है और इसी को हम सर टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो दूसरा आपके ध्यान में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कौन कौन सा चीज टिंडल इफेक्ट शो करता होगा। आइसक्रीम आपको टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अरे वो तो छोड़िए ना, एटमोस्फियर आपको टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और क्या, आप ब्लड एक कोलवाइड है, उसमें जो है ना ब्लड का पार्टिकल का साइज ये होता है। टूथपेस्ट एक कोलवाइड है। अपवाद क्या है, हनी कोलवाइड नहीं है। क्यों हनी सर कोलवाइड नहीं है? क्योंकि जो उसमें जो शुगर जमता है वो आप देखना को बैठ जाता है, वो उसका पार्टिकल साइज बढ़ जाता है। तो हनी जो है कोलवाइड का उदाहरण नहीं है। अब देखो, एक इमल्सिफिकेशन की बात हुई है कि इमल्सन्स क्या होता है। जब तुम पानी में एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को तुम मिलाते हो और वो दोनों चीज क्या है, एक दूसरे में मिक्स नहीं करता है, जिसको तुम इमिसिबल बोलते हो, तो उसको तुम इमल्सन बोलते हो। जैसे तुम पानी में अगर तुम तेल मिला दिए तो तेल क्या है, लिक्विड है। पानी क्या है, लिक्विड है। जब 2 लिक्विड मिलेगा तो तुमको क्या मिलेगा, इमल्सन मिल जाएगा। तो भाई वो दोनों इमिसिबल है, तो इसका मतलब कि वो एक इमल्सन है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इमल्सन। कैसे, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो मिल्क में जो तेल फैट रहता है ना, ऊपर तैरते रहता है। समझ रहे हो ना? अगर तुम थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलो, कर कर ककराओगे। ककराना मतलब समझते हो, जब घी ककराता है ना। फैंसी मीडियम तो वो घी खाया है, क्या बोलते हैं, जो दूध से बटर निकाल लिए उसको हीट कर दिए, उसी को घी समझता है। अरे बड़ा आदमी, घी का मतलब होता है कि दही डाल के जोरन जमाइए, जमाने के बाद उसको मथिए, मथने के बाद वो निकलता है, उसको फिर जो आप ककराते हैं। ककराना मतलब होता है फैंसी मीडियम टू मेल्ट, है ना। हम लोग गाँव देहात के आदमी हैं तो माफ़ करना तुम लोग। तो वो जो सुगंध निकलेगा घी का, वो ओरिजिनल सुगंध है। तो तुम देखना, अगर तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना तो दूध में तैरते रहता है, फैट नुमा होता है, ऐसा सब लगेगा कि तेल तैर रहा है, वो सब इमल्सन्स है। तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमल्सन, आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलवाइड। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ये स्टार मार्क करके देखो, बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसस्टेरिफिकेशन। क्यों हम ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं बायोडीजल पर, इसलिए बाबू बायोडीजल पर ये क्वेश्चन हम बनाए हैं हम लोग, क्योंकि भारत सरकार बायोडीजल पर बहुत काम कर रही है, लगातार पूछ रहा है। तो आपको साइंस में इतना चीज़ तो पता होना ही चाहिए। पहले देखते हैं कि बायोडीजल बनता कैसे है। पहले फैट ले लो। फैट मतलब कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो, एनिमल फैट ले लो, उसमें तुम अल्कोहल डाल दो। तो अल्कोहल के बाद जो रिएक्शन आपको बनता है वही आपको बायोडीजल बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जारी हुआ। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कब हुआ? 2018 में जारी हुआ। उसमें क्या कहा गया? नेशनल बायोफ्यूल 2018 में कहा गया है कि 2030 तक हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे, तेल के साथ ब्लेंडिंग करेंगे। किसके साथ? पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करेंगे और डीजल के साथ ब्लेंडिंग करेंगे। पेट्रोल के साथ सर कितना ब्लेंडिंग करेंगे? 20% ब्लेंडिंग करेंगे। डीजल में कितना ब्लेंडिंग करेंगे? 5% बायोडीजल को मिक्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग बहुत तेल को आयात करते हैं, तो उससे हमारा खर्च, फॉरेन रिजर्व का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे। और जो हमारा इंजन, जो गाड़ी का काम करता है, पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, विथ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन वो बायोडीजल को एडजस्ट कर लेगा। तो 2030 तक हम लोग का ये टारगेट है कि पेट्रोल में बायोडीजल का 20% ब्लेंडिंग करेंगे और 5% बायोडीजल का ब्लेंडिंग हम लोग करेंगे डीजल वाले गाड़ी में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके करो, है ना। क्लास में तुम लोग को चित्कार मार मार के हम बताए हैं कि भाई जर्मन सिल्वर वो चीज़ है। देखो, बाहर वाले लोग को लग रहा होगा कि सर आप बार बार क्लास का जिक्र करें, हमको करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, क्योंकि वो उससे हमारा अटैचमेंट ज़्यादा है। तो तुमको बुरा लगे तो लगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हमको ज़रूरत नहीं है ना। तो इसको आप ऑफेंसिव मत मानिएगा कि आप हमेशा क्लास की जिक्र कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। देखो, जर्मन सिल्वर क्या है बाबू? जर्मन सिल्वर ये चीज़ें तुमको हम बताए हैं कि जर्मन सिल्वर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वो
अट्रैक्ट करेगा कि आप उसको टिक करें। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है। जैसे सिल्वर 0% है तो ये ऑप्शन ही आपका चला गया। याद रखना कि एलवाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। एलवाइज से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लेना, नॉन बीसीडब्ल्यू वाले, प्लीज 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 एलवाइज को पढ़ो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा और तुम बड़ी दुखी हो जाओगे। जैसे देखो, स्टील एक एलवाई है। कैसे एलवाई है स्टील? तुम आयरन को लिए, आयरन में बाबू जब तुम कार्बन को मिक्स करते हो तो तुमको स्टील मिलता है। फिर इसमें तुम निकल को मिक्स कर दिए और क्रोमियम को मिक्स कर दिए तो तुमको स्टेनलेस स्टील मिल जाता है। क्रोमियम क्या करता है? उस स्टील को कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है। निकल उसको क्या करता है? नॉन मैग्नेटिक बना देता है। तब तुमको स्टेनलेस स्टील मिल गया। तो स्टेनलेस स्टील इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन एलॉय। ये बताओ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है? रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। आर यू गेटिंग दिस? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। ये जो जर्मन सिल्वर की बात हो रही है, ये किस किस से बना हुआ है? जर्मन सिल्वर इज मेड अप ऑफ कॉपर, इट इज मेड अप ऑफ निकल, इट इज मेड अप ऑफ जिंक। कॉपर कितना है बाबू? परसेंटेज याद रखोगे, 50% कॉपर है। निकल कितना परसेंट है? 15%, तो 65 हो गया। तो जिंक कितना हो गया? 35%। जो जर्मन सिल्वर है, इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी टफ। याद रखना है, स्टार मार्क करके करना। जब भी पढ़ना तो जर्मन सिल्वर को जरूर पढ़ना। एक चीज और तब लगे हाथ तुम हमको बता दो बाबू कि जर्मन सिल्वर तो सब ठीक है, एक रोल्ड गोल्ड लड़कियां पहनती होंगी, आपको भी पता होगा ना कि डुप्लीकेट लो ना रोल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड में 90% कॉपर होता है और 10% अल्यूमिनियम होता है। इसको भी स्टार मार्क करके लिख दो। रोल्ड गोल्ड में 90% कॉपर है और 10% अल्यूमिनियम मिक्स होता है। अब बताओ, ब्रोंज किससे बना हुआ है? ब्रोंज में याद रखना कि कॉपर प्लस टीन है। हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि एक होता है कॉपर प्लस टीन और एक होता है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक को तुम क्या कहते हो? ब्रास कहते हो। हम याद रखते हैं कि ब्रास और ब्रोंज में हमेशा कंफ्यूज करोगे। जिसमें जेड है, जिंक वाला में ब्रोंज नहीं है, जेड वाला नहीं है, उसमें उल्टा है, ब्रास है। और जिसमें जेड है, कॉपर तो कॉमन ही होना है, तो ब्रोंज में टीन रहेगा, ब्रास में कॉपर प्लस जिंक रहेगा। मतलब ऐसे याद रखना कि जिसमें जेड है वो वाला उसमें नहीं है, उल्टा है। बाकी तुम कैसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूज करोगे, कॉपर प्लस टीन और कॉपर प्लस जिंक में कंफ्यूज करते हो। तो इसको बाबू ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ये क्वेश्चन तुम इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हो, इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होगे कि 69th बीपीएससी में तुम जाकर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखो, अंधा की तरह मत पढ़ो, है ना, कि सर साइंस बहुत हार्ड है नहीं है साइंस उतना हार्ड जितना इसको तुम हुआ बना के रखे हो। तुम देखो पिछली बार लैब ग्रोन डायमंड के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। जो भी लोग इसको सही कर दिया है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो। अगर तुम सही कर दिए हो तो कोई आदमी तुमको 25+ क्वेश्चन सही करने से नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब कि तुम स्मार्टली पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। इसका करेक्ट आंसर प्योर कार्बन है। हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है। क्यों फ्रेम किया है? क्योंकि भाई इस टॉपिक पर पूछा गया है और इसका आने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए बाबू इसको ध्यान से तुम करना, है ना। अब देखो, पहले हम लोग डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज डायमंड? डायमंड इतना तो आपको पता होगा कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। इज डायमंड अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट? इज डायमंड अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट अबाउट माइका? Mica is a good conductor of the heat, but it is a bad conductor of the electricity. What about silver? Silver is a good conductor of the heat. It is a good conductor of the electricity. तो भैया ऐसे हम कितना चीज का याद रखेंगे कि कौन चीज गुड कंडक्टर ऑफ द हीट है, कौन चीज बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। बट एक चीज हमको बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि सब अच्छा कंडक्टर ऑफ द हीट है। इट मीन्स कुछ तो एक सिमेट्रिकल चीज चल रहा है जो हमको पता होना चाहिए। ऐसे हम कितना रटेंगे भैया? रट ही नहीं सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई अच्छा कंडक्टर है कि नहीं है वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो इलेक्ट्रॉन की संख्या डिटरमाइन करेगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, that will be a good conductor of the electricity. The diamond doesn't have a free electron, hence it is a bad conductor of the electricity. Mica is not having electron. Why it is not having electron? Because it is a non-metal. और non-metal के पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन होता है फ्री जब नहीं है तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट अबाउट दिस सिल्वर? सिल्वर इज हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बट देयर इज अ कॉमन फीचर अमंग ऑल द थ्री कि सब अच्छा कंडक्टर ऑफ द हीट है। इट मींस द हीट हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉन्स। It has nothing to do with the electrons.
इलेक्ट्रॉन्स हैज एवरीथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी। पता नहीं तुम समझा पा रहे हैं कि नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है कि नहीं है वो बताएगा। वो हीट के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। तो हीट के बारे में कौन बताएगा? आपका लैटिस अरेंजमेंट बताएगा। अगर भाई दो मॉलिक्यूल आपस में सटे हुए हैं तो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। तो लैटिस अरेंजमेंट से हीट का ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर हैज नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट्स एंड क्लियर। तो भाई अगर सटे मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें ट्रांसफर होगा। हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल सटा हुआ है, ट्रांसफर होगा। माइका के केस में मॉलिक्यूल सटा हुआ है, लैटिस अरेंजमेंट है, ट्रांसफर हो रहा होगा हीट का। सिल्वर में सटे हुए मॉलिक्यूल हैं, ट्रांसफर हो रहा होगा हीट का। तो हीट का इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई संदर्भ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। बस इसी चीज को हम बाबू आपको बताना चाहते थे। तो लैब ग्रोन डायमंड प्योर कार्बन से बनता है ना। तो इस चीज को अगर तुमको पता है तो चीजें तुम्हारे लिए फिर बहुत आसान है। नहीं तो बाकी तुम देखना, अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना। अच्छा ये बताओ भी, एक कल आर्टिकल पढ़ रहे थे, कुछ तुम लोग भी बनाओ। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट में रखा हुआ है। प्रताप भानु मेहता का 2 दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था। तो वो जो केस में रखा हुआ है, जिस केस में रखा हुआ है, एक बार वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये संविधान है, तो इस केस में रखा हुआ है और इसमें गैस भरा हुआ है। वो गैस आर्गन भरा हुआ है, वो गैस हीलियम भरा हुआ है, वो गैस नियन भरा हुआ है, वो गैस नाइट्रोजन भरा हुआ है। कौन सा गैस भरा हुआ है बाबू? एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करो और इसका कमेंट करो। हम रुके हुए हैं। जो अपना ओरिजिनल संविधान है वो एक गैस चैम्बर में रखा हुआ है पार्लियामेंट वाले बिल्डिंग में। वो कौन सा गैस उसमें भरा हुआ है? कमेंट करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर नहीं कमेंट करोगे तो यार हमसे भी उम्मीद बहुत मत करो, है ना। एक तरफा प्यार तो होता ही नहीं है, प्यार तो दोनों तरफ से होगा ना। तो एक तरफा प्यार कितना दिन चलेगा? तुम कमेंट भी नहीं करोगे, ओ माय गॉड मैं नहीं करूँगा, मैं बहुत एलीट क्राउड हूँ, तो कैसे होगा? इसका करेक्ट आंसर हीलियम है बाबू, है ना, क्योंकि नोबल है। तो हीलियम से क्या होता है कि जब गैस से इसका पैक रखते हो, अमेरिका के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया था, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या था ना कि वो लिनन कपड़ा में इन लोगों ने लपेट के रखा था। तो उसमें ब्लैक इंक से अपना संविधान बना हुआ है, तो ब्लैक इंक का ऑक्सीडेशन होता है तो फेड होने लगा था। पर अमेरिकन संविधान क्या है कि वो गैस चैम्बर में रखा हुआ, तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, उसने वो निजात किया था टेक्नोलॉजी। तो उसके तहत क्या है कि जब आप उसको सील करके रखते हैं ना तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिलेड हो जाता है। तो इसीलिए हीलियम से है। चूँकि बात याद आ गई, आर्टिकल का था, हम लोग के टॉपिक से रिलेटेड नहीं, पर चूँकि साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए हमने आपको बता दिया। अच्छा ये बताओ, जो बैलून होता है उसमें हाइड्रोजन भरा रहता है कि हीलियम भरा रहता है? उसमें भी हीलियम भरा रहता है ना। हीलियम इज लाइटर दैन एयर, तो इसीलिए बैलून ऊपर उठने लगता है। तो तुम बोलोगे कि सर हाइड्रोजन भी तो लाइटर दैन एयर है, तो हाइड्रोजन क्यों नहीं भर देते हैं? इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक एक्सप्लोसिव है। अगर गलती से वहाँ पे माचिस लग गया उस बलून के साथ तो बम बन जाएगा। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है हाइड्रोजन, हीलियम एक्सप्लोसिव नहीं है। तो हीलियम इज लाइटर दैन एयर, हाइड्रोजन इज लाइटर दैन एयर। पर जो बलून्स होता है उसमें हीलियम भरा होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम रिएक्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा। अगर माचिस का वहाँ पे तिल्ली अगर दिखा, लाइट का बल्ब का भी अगर हीट वहाँ पर मिला तो बम बन जाएगा, एक्सप्लोसिव बन जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ व्हाइट मीट? करेक्ट आंसर इज द चिकन मीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ व्हाइट मीट। क्यों भाई? चिकन उकन पसंद करने वाले लोग, तुम लोग बताओ क्या होता है। अच्छा ये बताओ, जो कलर ऑफ द मीट होता है, तुम देखो तो एकदम टेंडर हो गया सर, ये हो गया मीट का कलर। ऐसा क्यों होता है मीट का कलर जी? जो मीट का कलर होता है, जो तुम देखते हो कि चिकन का लाल कलर है या मटन का लाल कलर है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है? यही क्वेश्चन बना दे, फंस जाओगे। मायोग्लोबिन के कारण होता है। पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन का मात्रा ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ मोर, तो उसको क्या तुमको मीट दिखेगा? लाल दिखेगा। इफ मायोग्लोबिन पिगमेंट का मात्रा कम है तो मीट कैसा दिखेगा आपको? वाइट दिखेगा। वाइट मीट का उदाहरण क्या है? चिकन वाइट मीट का उदाहरण है। रैबिट का भी बड़ा बढ़िया मीट बनता है, एकदम मजा तुमको ला देगा। रैबिट का, टर्की मीट, ये सब क्या है? वाइट मीट का उदाहरण है। रेड मीट क्या होता है बाबू? मटन। देखो तुम शहर में जाओगे ना तो लोग बोलेगा भैया 1 केजी मटन दे दीजिए। दूर से लड़की या लड़का खड़ा रहेगा, भैया 1 केजी मटन दे दीजिए। पर हम लोग गांव देहात के आदमी क्या हैं? सीना, चाँप और पूट, ये तीनों ना मिले तो फूट। बाकी सब मटन में कचड़ा है महाराज। उसके बाद फिर मटन कौन खाता है? फिर तो बच्चा लोग खाता है वो सब। सीना खाइए, चाप, सीना,
और पूट, ये सब जो एरिया है मटन का, अगर बढ़िया से भुंजा जाए तो क्या ही कहना है। तो मटन रेड मीट का उदाहरण है ना। और आपको क्या रेड मीट का उदाहरण है बाबू? काऊ। मत खाया करो जी जो तुम लोग खाते हो ये सब, गाय माता है। काऊ, काफ, सीप, ठीक है। तो ये सब रेड मीट का उदाहरण। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड मीट और वाइट मीट होता है। रेड मीट खाना क्यों आदमी को कम खाना चाहिए? रेड मीट खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड बहुत हानिकारक है। किसके लिए बहुत हानिकारक है? ज्वाइंट के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए रेड मीट खाने से मना किया जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता है बाबू, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। चलो, तुमको प्लांट न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो तुम अपराध कर रहे हो, अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो। पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट इसमें से कौन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, प्लांट का ग्रोथ कैसे तुम मेजर करते हो? उसके लिए बाबू एक टूल बना, उसका नाम है क्रिस्कोग्राफ। जो क्रिस्कोग्राफ टूल है कौन बनाता है? जो प्लांट के ग्रोथ को मेजर करता है उसका नाम है जेसी बोस। जेसी बोस क्रिस्कोग्राफ टूल बनाते हैं। देखो, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो, जो कम मात्रा में हम लोग को जरूरत है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? कार्बन में, कार्बन सॉइल में है कि नहीं? नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हाइड्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट्स है। मैग्नीशियम क्यों मैक्रोन्यूट्रिएंट है बाबू? क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मैग्नीशियम है। पोटेशियम क्यों मैक्रोन्यूट्रिएंट है बाबू? क्योंकि जो स्टोमाटा होता है उसका ओपनिंग और क्लोजनिंग, कब ओपन करेगा कब क्लोज करेगा, वो पोटेशियम कंट्रोल करता है। नाइट्रोजन क्यों है? अगर तुम फॉस्फोरस, आपके फॉस्फोरस भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर आपके सॉइल में फॉस्फोरस की कमी है तो आप कुछ कुछ देखना कि जो लीफ होता है वो लाल हो जाता है। तो रेडनिंग ऑफ लीफ इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। अगर नाइट्रोजन कम है तो आप देखते हैं कि प्लांट में एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है? लेस क्लोरोफिल। जब लेस क्लोरोफिल क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस कम। जब फोटोसिंथेसिस कम मतलब खाना कम बना रहा है प्लांट। इसका मतलब ग्रोथ क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ होगा। प्लांट को जितनी लंबाई मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा तुम जानकारी रखोगे ना तो बहुत अच्छा से हो सकता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है? माइक्रोन्यूट्रिएंट तुमको चित्कार मार मार के बताए हैं कि आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैंगनीज एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मोलिब्डेनम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, निकल एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। हमारा मेन फोकस आयरन पे रहता है क्योंकि हमको आपको लगता है कि आयरन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पर आयरन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है भाई। फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, जरूर करना। एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जवाब दो, अगर नहीं दोगे तो हमसे फिर उम्मीद मत करना। क्वेश्चन ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मैक्सिमम किस लाइट में होगा? फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम किस लाइट में होगा? पहला ऑप्शन है ग्रीन लाइट, दूसरा ऑप्शन है रेड लाइट, तीसरा ऑप्शन है वायलेट लाइट और तीसरा ऑप्शन है ब्लू लाइट। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस लाइट में होगा? ठीक है, ग्रीन में, वायलेट में, ब्लू में और रेड में। कमेंट करो, नहीं करोगे तो फिर उम्मीद मत हमसे करो। तो बाबू, मैक्रोन्यूट्रिएंट और प्लांट न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट थीम है, कर लीजिएगा आप। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? आपको कंपोस्ट के बारे में पता है कि नहीं? वर्मी कंपोस्ट के बारे में पता है कि नहीं? इसलिए क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। देखो, द मास डेवलप्ड आफ्टर द रॉटिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज द कंपोस्ट। यही तो कंपोस्ट है यार। तुम जो ऑर्गेनिक मैटर उसको छोड़ देते हो, तुमको कंपोस्ट मिल जाता है। वर्मी कंपोस्ट इज डेवलप्ड यूजिंग द अर्थवर्म्स। हाँ यार, अर्थवर्म्स को तुम रख दो, उसको गोबर वोबर डाल दो और पानी वानी डालते रहो। अर्थवर्म जो उसको खाना समझ के खाएगा और जो एक्सक्रीट करेगा वही तुम्हारा वर्मी कंपोस्ट होता है। ऑन एन एवरेज वर्मी कंपोस्ट कंटेन 3% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस एंड 1.5% पोटेशियम। इस डेटा को आपको याद रखना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरन, मोलिब्डेनम आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट, नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। हम इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा बाबू पूछे हैं क्योंकि फिर से बोल रहे हैं कि प्लांट न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट थीम है। जाइलम क्या है आपको पता होना चाहिए, फ्लोएम क्या है आपको पता होना चाहिए,
नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, डार्क में होता है कि एब्सेंस ऑफ द लाइट में होता है, आपको पता होना चाहिए। सब बता रखे, एक बार प्लीज इसको रिवाइज करिएगा। जो भी लड़का क्वेश्चन नंबर 14 को सही कर दिया है, इसका मतलब तुम स्मार्ट हो, कोई दिक्कत तुमको साइंस में नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें जानबूझ के हम क्वार्क क्यूबिट वगैरह डाले हैं तुमको कंफ्यूज करने के लिए। भाई तुम एक बचपन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट पढ़े होगे ना जी। जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वही आपके रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है। आप आउटर सेल को स्टेबलाइज करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है या इलेक्ट्रॉन देता है। अगर 7 है तो इलेक्ट्रॉन को एक और वो एक्सेप्ट कर लेगा, या देगा या लेगा, यही तो कर सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटरमाइन करता है एलिमेंट की रिएक्टिविटी को। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर जनरली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन को जो भी लोग सही कर रहे हो, तुम लोग आउटस्टैंडिंग हो, अपने आप को धन्यवाद दो। दिस टिश्यू स्मूथेंस द बोन सरफेस, ये डायरेक्टली बाबू एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए हैं, एक्सप्लेनेशन जाकर देख लेना, वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से इसको उठाए हैं। दिस टिश्यू स्मूथेंस द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ईयर, नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया। विच टिश्यू इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? आपको सॉरी, लिगामेंट पता होना चाहिए, कार्टिलेज पता होना चाहिए, टेंडेंस पता होना चाहिए, एपिथेलियल टिश्यू पता होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बाबू, इसको प्लीज ध्यान रखना। देखो लिगामेंट क्या होता है, आदमी बोलता है कि लिगामेंट इंजरी हो गया, तो लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, टेंडेंस क्या कनेक्ट करता है, टेंडेंस या टेंडॉन्स जो भी वो, इट कनेक्ट द बोन्स टू द मसल। प्लीज देखो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बोन्स टू MUSCLE, मसल। और कार्टिलेज क्या करता है, जो कान में आपका बना रहता है, ट्रैकिया में बना होता है, नोज जो रहता है, वो सब कार्टिलेज से बना होता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। देखो हम और भी आगे डिस्कस करना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस को लेकर, पर तुम हमको कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा वीडियो तुमको पसंद आ रहा है कि नहीं। पता नहीं तो हमको तो नहीं पता ना कि तुमको पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा साइंस का और वीडियो लाइए और क्वेश्चंस लेकर आइए और इसी तरह से डिस्कस करिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वी नीड मोर वीडियोज़, तो हमें भी पता हो कि ठीक है आपको पसंद आ रहा है। नहीं तो हम भी अपना समय क्यों ख़राब करेंगे, है ना। आगे भी क्वेश्चन हम अब आगे डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट्स को देख करके आपको अगर अच्छा लगता होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर इसको डिस्कस करने का कोई मतलब बाबू नहीं रहेगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइए, हम आगे आपको वीडियो लेकर आ जाएंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स पोजेज अ 4-chambered हार्ट। द हार्ट बीट 72 times per minute. ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. Fishes have a 3-chambered heart. तो आप सोच रहे होंगे, एक सेकेंड, तो आप सोच रहे होंगे कि सर इस क्वेश्चन का बहुत मतलब है क्या। बिल्कुल इस क्वेश्चन का बहुत मतलब है, क्योंकि जो मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से फ्रेम किया है। ये क्वेश्चन हमने सीधा NCERT से उठाया है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इतना तो पता होगा ना कि दिल जो है आपका, जो हृदय है, वो 72 बार धड़कता है, लब डब लब डब। याद रखना, जो हार्ट आवाज़ करता है उसका नाम है लब डब लब डब। पर हम लोग, आपको बोलने नहीं आया तो हम लोग बोल रहे हैं धक 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 धक, हार्ट धक धकिया रहा है। अरे भाई हार्ट जो है लब डब करता है। हम लोग क्या बोलते हैं, हर्टवा फेल कर जाएगा। अरे भाई एक ठो होता है हर्ट, एक ठो होता है हार्ट, है ना। तो हार्ट होता है, हम भी पहले हर्टे बोलते थे, हम कोई विदेशी आदमी नहीं, हम भी देहाती आदमी हैं, पर सीख लेना है धीरे धीरे। तो हार्ट का फंक्शन कैसे करता है आप देखेंगे कि ECG से आप उसको चेक करते हैं, इतना आपको पता होगा। फिश के पास 3-chambered हार्ट नहीं होता है, फिश के पास 2-chambered हार्ट होता है। ये देखो NCERT से सीधा उठाए हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स, कहीं नोट करके अपने नोट्स में इसको ऐड करोगे। ऑल वर्टिब्रेट पोजेज अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिशेज हैव अ 2-chambered हार्ट with an atrium and a ventricle. Amphibians and the reptiles, except crocodiles, have a 3-chambered heart with 2 atria, a single ventricle. Whereas the crocodile, birds and mammals, मतलब हम लोग, है ना, mammals, 4-chambered heart है,
2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जॉट डाउन करेंगे। दिल 72 बार धड़कता है, और जो दिल की धड़कनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं उसको ईसीजी आप कहते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इतना तो हम आपसे उम्मीद करते हैं। अच्छा, चूंकि हार्ट का बाबू बात आ रहा है, तो जो बीपी को तुम मापते कैसे हो, बीपी को मापने का क्या इंस्ट्रूमेंट है, इतना तो पता होगा ना कि बीपी को हम लोग मापते हैं। बीपी को जो हम लोग मापते हैं वो mm ऑफ Hg में मापते हैं। देखो, जो हार्ट धड़कता है उसको तो मापने के लिए ईसीजी है। ब्लड का प्रेशर हम लोग कैसे मापते हैं, एस्फाइगो मैनोमीटर से मापते हैं, जो डॉक्टर वास अपना मापता है एस्फाइगो मैनोमीटर से मापते हैं। आप देखते होंगे कि हार्ट को कैसे मापते हैं, 120/80 कहता है। ये क्या होता है जी 120/80? 120/80 है मतलब हार्ट जो है जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पंप कर रहा है, जो कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को क्या बोलते हो, सिस्टोल बोलते हो। जो हार्ट रिलैक्स करता है उसको तुम, जब हार्ट रेस्ट करता है तो उसको तुम क्या कहते हो, डायस्टॉल कहते हो। तो याद रखना, डायस्टॉल के समय जब हार्ट रेस्ट करता है तो उस समय उसको कायदे से एक हेल्दी व्यक्ति के लिए 80 होना चाहिए, और जब कॉन्ट्रैक्ट करके पंप कर रहा है सिस्टोलिक मूवमेंट में 120 होना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या मापते हैं बाबू, इससे ब्लड प्रेशर मापते हैं। तो ये याद रखना कि इससे आप ब्लड प्रेशर मापते हो। तो हार्ट में ये सब चीज थोड़ा सा हम लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट कैसे होता है, किसी का ब्लड गिर रहा है या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, कैसे रेगुलेट होता है जी? देखो, उसको रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो रेगुलेट करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को कौन रेगुलेट करता है, इसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं है, हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाई डू ऑप्टिकल फाइबर्स यूज इन द टेलीकम्युनिकेशंस ट्रांसमिट लाइट इफिशिएंटली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस? ये क्वेश्चन इसलिए आपको दिया गया है कि ताकि आपको थोड़ा इतना तो पता रहे कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स है, हम लोग क्लास में आपको बता भी रखे हैं, ये किस चीज़ पर काम करता है जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। बस हमको ये आपको पता है कि नहीं, बेसिक क्वेश्चन है कि TIR पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, देखो ये कोर है और ये क्लैडिंग है। लाइट जो है यहां से कायदे से इसको क्या करना चाहिए, अगर डेंसर में जा रहा है कि रेयर में जा रहा है, उसके हिसाब से अगर ये नॉर्मल है तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल होना चाहिए या टुवर्ड्स नॉर्मल होना चाहिए। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करता है, यहीं पर बाउंड करके अंदर अंदर घूमना स्टार्ट करता है। तो जब ऐसे ऐसे अंदर अंदर घूमना स्टार्ट करता है तो इस पर क्या होता है, मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रिसाइज होता है। तो इसी को तुम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हो। आप जाकर वीडियो देखिए, रेजोनेंस में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे पूरा 1 घंटा का वीडियो लिया है, तो आपने नोट जरूर बनाया होगा, तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। दे यूज अ वेरी लो इंटेंसिटी लाइट टू मिनिमाइज द लॉस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दे आर मेड ऑफ द मटेरियल्स with the high optical clarity and low absorption, they use the total internal reflection to confine light within the core। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत पिन पॉइंटेड होता है, और क्योंकि ये कोर के अंदर ही इसका मूवमेंट लाइट का ऐसे होता है, इसी को तुम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हो। बाकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप जाकर जरूर पढ़ेंगे, है ना। आप मिरेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको जाके जरूर पढ़ेंगे। ये सब हम बता रखे हैं बाबू, तो यहाँ पर फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टार मार करके पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप NCERT से पढ़िएगा, पर पढ़िएगा जरूर इसको, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। विच हाउस होल्ड डिवाइस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? मतलब कि अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए कि जब आप उसमें बिजली डालते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है। रेफ्रिजरेटर जब हीट देते हो तो क्या होता है, वो ठंडा चीज को करता है। एयर कंडीशनर जब तुम इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो क्या होता है, ठंडा करता है। इलेक्ट्रिक हीटर जब तुम उसमें हीट देते हो तो क्या होता है, गर्म करता है, खाना बनाता है। LED लाइट बल्ब जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो क्या करता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो तुम बोलो सर लाइट प्रोड्यूस करता है उसके साथ में हीट भी देता है, अरे भैया उतना हीट कहाँ देता है इलेक्ट्रिक हीटर इतना? अरे भाई वो लाइट प्रोड्यूस करता है, उसका एक बाई प्रोडक्ट थोड़ा सा हीट होता है, पर उसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिक हीटर है। हाउ डज द एमोमीटर मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट? ये क्वेश्चन बाबू जान से डाले हैं, इसलिए डाले हैं कि एमोमीटर को तुम एम्पियर मीटर बोलते हो। बेसिकली हमारा 2 मकसद है। हम आपको ये बताना चाहते थे कि एक होता है एमोमीटर
और एक होता है गैल्वेनोमीटर। तो आपको ये पता हो कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों करंट को मापता है ना। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि हम आपको ये बता सके कि दोनों करंट को मापता है। एमीटर जो है ये हाई करंट को मापता है, जो गैल्वेनोमीटर है ये स्लाइट करंट को मापता है कि भाई उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, बस इसको उससे मतलब है। इसका बेसिकली राउंड होता है, इसका जो क्लॉक देखोगे ना तो राउंड होता है। तो गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में ये बताता है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एमीटर क्या है, एम्पियर मीटर क्या करता है, ये हाई करंट के वैल्यू को मेजर करता है। बाबू ये हमेशा सर्किट के सीरीज में लगा रहेगा, याद रखना, हमेशा सर्किट के सीरीज में लगा रहेगा। दूसरी बात कि इसका जो रेजिस्टेंस है आइडियल केस में जीरो होता है। जब आइडियल केस में जीरो रहेगा तभी तो हाई करंट को मापेगा, है ना। तो ये याद रखना कि यूजुअली इसका आइडियल रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो V इक्वल टू IR फार्मूला वगैरह तुम पढ़े होगे ना, तो उसके हिसाब से काम करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये मुख्य मकसद था कि हम आपको ये बता सकें कि देखो, एक होता है एम्पियर मीटर जिसको तुम एमीटर कहते हो, एक होता है गैल्वेनोमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर तो नाम से ही पता होगा कि ये क्या मापेगा, वोल्टेज को मापेगा। अब आपका काम ये है कि अब आप हमको ये बताइएगा, थोड़ा सा गूगल करिए कि वोल्टेज मीटर सर्किट में सीरीज में लगा रहता है कि पैरेलल में लगा रहता है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगा रहेगा, हाई करंट को मापने के लिए है। गैल्वेनोमीटर बस स्लाइट सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, बस इसको मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसको लैब वेब में इस्तेमाल करते हैं कि भाई सर्किट में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है, 0.1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 0.001 एम्पियर फ्लो कर रहा है कि नहीं, बस उसको मापने के लिए कि सर्किट में फ्लो करता है कि नहीं। आई होप आई हैव गिवन इनफ एम्फेसिस ऑन दिस टॉपिक। How does an ammeter measure the current flowing through the circuit? By measuring the voltage drop ना, by connecting in the parallel ना, by being connected in the series with the circuit. Correct answer है। In which scenario would using an electromagnet provide a significant advantage over permanent magnet? हम बस आपको ये जानना चाहते थे कि आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है कि नहीं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं होता है, एक तुम मेटल ले लो, ये मानते हैं कि बाबू आपका मेटल है, इस मेटल में हम बस ये आपको जानना चाहते थे कि आपको पता है कि नहीं। इस मेटल में आप वायर लपेट दो और लपेटने के बाद आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर दो। जब इसमें सर्किट में करंट फ्लो करेगा तब आप देखोगे इस करंट के फ्लो करने के कारण ये जो मेटल है ये टेम्पररी मैग्नेट के रूप में काम करेगा। टीएम मतलब टेम्पररी मैग्नेट के रूप में काम करेगा। अब जब ये टेम्पररी मैग्नेट के रूप में बाबू काम कर रहा है तो इसी को क्या कहते हो तुम, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका मैग्नेट बना हुआ है, जो टेम्पररी मैग्नेट है, इसके मैग्नेटिज्म को आप प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट अगर हम ज्यादा फ्लो कराएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिज्म हो जाएगा, कम फ्लो कराएंगे तो कम मैग्नेटिज्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि द मैग्नेटिज्म ऑफ दिस मटेरियल पीस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फ्लो ऑफ द करंट। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट है? नहीं है। क्या है? टेम्पररी मैग्नेट है। कैसे होता है बाबू? तो एक मेटल का पीस ले लेते हैं सर, उसके ऊपर चारों तरफ तार लपेट देते हैं, उसको कोई बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं या करंट उसमें प्रवाहित करने लगते हैं, तो वो मेटल पीस एक मैग्नेट के रूप में काम करने लगता है। जैसे उस करंट को हटाएंगे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। हम तो जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए बस यही कंसेप्ट मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब इसको तुम इस्तेमाल कैसे करोगे? मानते हैं कि ये तुम्हारा लाउड स्पीकर है, तो लाउड स्पीकर में तुम्हारे पास डिफरेंट यहाँ पर नॉब होता है, उसको तुम चेंज करते हो तो तुम्हारा बास बढ़ जाता है, तुम देखते हो कि पिच बढ़ जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। इसका मतलब कि कुछ तो तुम उस नॉब को लपेटते हो और टेढ़ा और आड़े टेढ़ा करते हो, तो कुछ तो प्रभावित होता है जिसके कारण ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब सर अभी तो हम आपको बताएं कि सर ऐसा हम सोच सकते हैं कि सर ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे करंट को उस नॉब के चलते चेंज कर रहा होगा, उस नॉब के चेंज के कारण उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो रहा होगा। अगर भैया यहाँ पे तुम परमानेंट मैग्नेट लोगे तो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म फिक्स है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। पर उस नॉब को घुमाने से और बटन दबाने से तुम्हारा बास बढ़ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घट जा रहा है, पिच घट रहा है। इसका मतलब कि कुछ ऐसा जरूर चीज है जो उसके मैग्नेटिज्म को प्रभावित कर रहा होगा और उस मैग्नेटिज्म से बहुत चीज लिंक्ड होगा।
बहुत लेमैन टर्म्स में बता रहे हैं। भाई हमने इसमें करंट दिया, करंट के अमाउंट से हम इसका मैग्नेटिज्म को चेंज करते हैं। अगर हम एक ऐसा सिस्टम लगा दें कि इस मैग्नेटिज्म के चेंज से हम उसके पिच को चेंज कर दें, उसके बास को चेंज कर दें, उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे, तो मेरा काम हो गया ना। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके लाउड स्पीकर में इस्तेमाल होता है। बहुत लेमैन टर्म्स में हम आपको समझा रहे हैं, समझ रहे हो ना। फिर से हम बताएंगे इसको तुमको। अ लाउड स्पीकर दैट रिक्वायर्स द प्रिसाइज, बाकी इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ भी दे दी है, पर हम इसको लेमैन टर्म में समझा रहे हैं। परमानेंट मैग्नेटिज्म को तुम नहीं चेंज कर पाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में इस मेटल में तुमने तार लपेट दिया, इसमें करंट तुमने देना स्टार्ट किया। करंट तुम सॉकेट से दे सकते हो या बैटरी से दे सकते हो। इस करंट के प्रवाहित होने के कारण ये मेटल मैग्नेट के रूप में काम करने लगेगा। ये मैग्नेटिज्म इसका क्या है, करंट को हटा दिए मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। ज्यादा करंट दिए तो ज्यादा मैग्नेटिज्म, कम करंट दिए तो कम मैग्नेटिज्म। इसका मतलब कि दिस मेटल इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल और मेटल इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो अगर हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, इस नॉब घुमाने से इलेक्ट्रिक करंट को हमने बढ़ा दिया, मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हमने आई को बढ़ा दिया, और आई बढ़ा तो उसका मैग्नेटिज्म बढ़ गया, और हमने मानते हैं उसको क्लब कर दिया कि इससे बास हो जाएगा। एक दूसरा नॉब से हमने कर दिया कि करंट घट जाएगा उसको घुमाने से, तो हो सकता है कि इससे मैग्नेटिज्म घट जाए, और इससे मैग्नेटिज्म घट जाए तो इसका पिच घट जाए। तो हमारा बस कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम बहुत लेमैन टर्म्स में बाबू बता रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही काम करता है। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सब्जेक्ट, समझ रहे हो ना। फिर हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाएंगे। हम अभियंता है तो हमको तो कम से कम पता ही होगा, इतना मान के चल सकते हो। तो हमको जरूरत नहीं है, तो बस हमको ये पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेसिस आर प्रेजेंट इन द बोथ आरएनए एंड डीएनए। हम चाहते हैं कि आपको पता हो, हमने क्लास में भी बाबू आपको बता रखा है, और अगर ये सब क्वेश्चन गलती कर रहे हो तो हमारे लिए बहुत दुखद है। क्या तुमको हमने नहीं बताया है कि देखो पहले होता है डीएनए, फिर होता है आरएनए, और फिर होता है प्रोटीन। एक बार क्लास का लेक्चर देखना। डीएनए किससे बना होता है, तो डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको तुम क्या कहते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए किससे बना है, एडिनिन, थाइमीन, गुआनिन, सीटोसिन। ये किससे बना हुआ है, एडिनिन। देखो इसका करेक्ट आंसर पहले हम देखते हैं ना, कहाँ के क्वेश्चन कहाँ गया। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरासिल चला जाता है, तो AUGC हो जाता है। ये होता है आरएनए का कंपोजिशन। आरएनए बाबू इससे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, सीधा NCERT से बेस्ड है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए स्टार मार्क करके रखो। डीएनए आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियन को क्या तुम बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑफन कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो डीएनए होता है इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये कौन देता है, वाटसन एंड क्रिक देता है। कब देता है, फ्लॉपी से मेरा निकल रहा है पर हम बता देंगे, कभी याद आएगा तो शायद 53 में देता है, जैसा हमको याद आ रहा है। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, पर हमको जहाँ तक याद आ रहा है 53 में देता है, 1953 में। देखो आरएनए क्या करता है बाबू, आरएनए कहाँ पे पहले प्रेजेंट होता है, तो आरएनए सर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और क्या यहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये आपका मानते हैं सेल है, और ये आपका न्यूक्लियस है, तो जो जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है ना, उसको तुम साइटोप्लाज्म बोलते हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तुमको मजाक लग रहा है, पर एग्जाम में यही फैक्ट सब इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये फैक्ट को याद रखना। फिर हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि सर आरएनए करता क्या है। आरएनए कुछ नहीं है बाबू, एक संदेशवाहक है, एक मैसेंजर है ना। कुछ बड़ा बड़ा ऑफिसर के पास जाओगे, तुम SDM बनोगे, तो तुम्हारे घंटी के आगे गेट के आगे एक मैसेंजर रहता है कि तुमको बताना है, तुम घंटी दबाओगे तो मैसेंजर आएगा कि सर क्या करना है, किसको बुलाना है। एक मैसेंजर है। आरएनए कुछ भी नहीं, एक मैसेंजर है। क्या मैसेंजर है, आरएनए राइबोसोम्स का मैसेंजर है। देखो हम ले भाषा में समझा रहे हैं, लेमैन लैंग्वेज में बता रहे हैं। राइबोसोम क्या है, एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री क्या करता है बाबू, फैक्ट्री जो है प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन बनाना है कि नहीं बनाना है, कितना प्रोटीन बनाना है, इसको कोई ना कोई आकर मैसेज देता होगा, वो आरएनए आकर इसको मैसेज देता है। तो राइबोसोम्स क्या है, फैक्ट्री है, हेंस इट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।
पता नहीं हम बताने में सफल हुए कि नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाए थे कि ताकि आप लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल की क्लैरिटी हो जाए कि राइबोसोम्स में क्या अंतर होता है और आरएनए में क्या अंतर होता है, आरएनए किससे बना है, डीएनए किससे बना है। बस अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ही सब क्वेश्चन पिक करता है ना, तो याद रखना सर, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है बाबू उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये नाइट्रोजिनस बेसिस से बना होता है। डीएनए आरएनए में सब चीज़ सेम है, केवल थाइमिन और यूरासिल में अंतर होता है, वहाँ पर थाइमिन जो है यूरासिल से रिप्लेस्ड है। आरएनए क्या करता है, आपको मैसेंजर के रूप में काम करता है। क्या मैसेज देता है और किसको मैसेज देता है, राइबोसोम्स को मैसेज देता है। राइबोसोम क्या है सर, प्रोटीन फैक्ट्री है, वहीं पर प्रोटीन बनता है, उसको मैसेज करता है कि तुम कितना प्रोटीन बनाओगे कि नहीं बनाओगे। बस अगर इतना तुमको पता है, हम लोग धुआं धुआं मचा देंगे। इतना नॉलेज से बहुत क्वेश्चन में तुम सेल टैक्सोनॉमी में रिप्लेस कर पाओगे। ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोमेंस कैप्सूल। जाके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम पढ़ाए हैं वहाँ पे पढ़ना, और बाकी पीडीएफ में भी इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बाबू हम ही बनाए हैं, इसीलिए इसको फिर से बताने का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट आप देखोगे ना, जाके पीडीएफ में देखना, हम फोटो भी कॉपी करके चिपका दिए हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। आप अपने वीडियो में भी जाकर इसको देखेंगे। करेक्ट आंसर बोमेंस कैप्सूल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बाबू क्या बोलते हो तुम, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो। देखो बेसिकली होता क्या है कि ये तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, और यहां पर मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियन है तुम्हारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। देखो टोटल 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है, जब होगा तो 38 एटीपी रिलीज होगा। तो एटीपी मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है एडेनिन, टी मतलब क्या होता है जी बताओ, टी मतलब होता है तुमको शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर, और पी मतलब फॉस्फोरस। तो इसको तुम याद रखना कि एडेनिन, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट, फॉस्फोरस बोल रहे हैं, थोड़ा सा हड़बड़ी है क्योंकि हमको जाना है सेंटर पे भी। 38 होता है। तो देखो 36 एटीपी जो होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, और 2 एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होगा, इसको ध्यान रखना। जो 36 एटीपी होता है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, और इसका खोज कौन करता है, 1937 में क्रेब्स खोज करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी इस तरह से रिलीज होता है। ये कौन खोज करता है, क्रेब्स करता है, इसीलिए इसको तुम कहते हो क्रेब्स साइकिल। ये जो 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है ये आपका साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। जो साइटोप्लाज्म में बाबू रिलीज होता है, इसी प्रोसेस को तुम कहते हो ग्लाइकोलिसिस। इसको तुम कहते हो पाइरुविक एसिड में भी टूटता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें पता होगा कि सर क्रेब्स साइकिल किससे संबंधित है, एटीपी से संबंधित है। साइटोप्लाज्म में कितना, 2 एटीपी, टोटल एटीपी कितना, 38 एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को तुम क्या कहते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो। हमारा मामला क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, बाकी सेल टैक्सोनॉमी जाकर तुम पढ़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय द स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। इसको स्टार मार्क करके रखो, आज ना कल तुम्हारे एग्जाम में तुमसे पूछेगा, और अगर तुम गलत कर रहे हो तो हमको बहुत दुखी कर रहे हो। इसका करेक्ट आंसर बाबू मलेरिया है। क्या है, कैसे है, थोड़ा सा देखो। जो मलेरिया जो कॉजेटिव ऑर्गन है, इसको बताया कौन कि मलेरिया प्रोटोजुआ से करता है, कॉज होता है। एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने कहा कि भाई जो मलेरिया हो रहा है और जो लोग मर रहे हैं ये बेसिकली एक प्रोटोजोअन डिजीज है। कब ये बताते हैं, 19 सेंचुरी में बना, 18 सेंचुरी में बता रहे हैं। तो जैसे भी 21st सेंचुरी है, तो 21st सेंचुरी में मतलब 2000 चलता है ना। तो 1902 मतलब वो 20th सेंचुरी हो गया। तो इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिलता है इसी काम के लिए, रोनाल्ड रॉस को। देखो होता क्या है कि जब मलेरिया लोगों को हो जा रहा था तो 1820 के आसपास ये हम लोग देखे कि जो लोग हैं बेसिकली पेड़ से, लोग थोड़े से नोमैडिक थे, तो सिनकोना पेड़ का जो बार्क होता है उसका बार्क को मसल के और खाते थे, तो उनको ट्रीटमेंट होता था। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया कि जो सिनकोना ट्री है इसका क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, तुम बच्चा में पढ़ते हो कि सिनकोना बार्क से मलेरिया ठीक होता है। सिनकोना बार्क में ऐसा क्या होता है, इसके अंदर एक केमिकल्स होता है जिसको क्विनॉल्स बोलते हो। क्विनॉल्स जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और उसमें इम्यूनिटी को बढ़ाता है क्विनॉल्स। तो मेरे जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर सिनकोना का पेड़ कहाँ मिलता होगा, हम देखना चाहते हैं। बिहार में मिलता है क्या, नहीं मिलता भाई।
अगर तुम वेस्ट बंगाल में जाओगे तो तुमको दार्जिलिंग में मिलेगा। अगर तुम साउथ इंडिया में जाओगे तो तुमको नीलगिरी के ही पहाड़ियों में मिलेगा। साउथ इंडिया में जाओगे तो अन्नामलाई के पहाड़ियों में मिलेगा। क्यों सर यहीं पे मिलता है, हम लोग की तरफ क्यों नहीं मिलता है? बेसिकली ये वहाँ पे उगता है जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये मोटा मोटी हमको आइडिया हो गया कि सर मलेरिया में सिनकोना बार्क लोग खाता था पहले ज़माने में। अब तो यही क्विनॉल्स को हमको पता चल गया कि सिनकोना के पेड़ में बार्क में क्विनॉल्स होता है, और हम लोग अब लेबोरेटरी में क्या करने लगे, इस क्विनॉल्स को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने लगे और अब उसको हम लोग बोलने लगे कि यही दवा है। दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि भाई नेचर में जो पुराने लोग हैं उनके पास बहुत जानकारी था, और इसीलिए आयुर्वेदा को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धति है वो भी काफ़ी रिच था। तो हमको पता हो गया कि सिनकोना में क्विनॉल्स है, अब क्विनॉल्स को हम लोग लैब में बना दिया और वही आपका मलेरिया का दवाई हो गया। तो मलेरिया का दवाई पता हो गया, सिनकोना का पेड़ कहाँ मिलता है ये पता हो गया। पर बेसिकली सिनकोना का पेड़ मिलता कहाँ था, तो साउथ अमेरिकन देश में मिलता था, इक्वाडोर वगैरह में मिलता था बेसिकली। तो साउथ अमेरिका देश में मिलता था, वहाँ का नेटिव प्लांट है, ये पेड़ है, सॉरी। तो ये हमको बस बाबू मोटा मोटी पता होना चाहिए। अब हमारे जहन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, रोनाल्ड रॉस हमको ये बता दिया कि भाई मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, तो उस प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है, उसको कैरी कौन करता होगा? मानते हैं कि एक आदमी हमको मलेरिया हो गया है, कल देख रहे हैं कि मलेरिया वाई आदमी को भी हो गया, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम उड़ के थोड़ी चला गया। ये इसका जो कैरियर है वो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। स्टार मार करके लिखो, जो कैरियर कौन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो जब मलेरिया सर होता है तो दिक्कत किस ऑर्गन में होता है? हार्ट जो है ना फेल कर जाता है, किडनी खराब हो जाता है ना। बहुत सुंदर, अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो स्प्लीन होता है। हम पहले भी बाबू बता रखे हैं कि स्प्लीन को क्या कहते हो, इट इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी यहीं पर आकर दफन होता है। आरबीसी का दिन कितना होता है, 120 दिन जिंदगी है, तो 120 दिन के बाद मर के जाकर चला जाएगा स्प्लीन में, वहाँ से काम का चीज़ स्प्लीन निकाल लेगा, बाकी को दफना देगा। यहाँ पर तुम देखोगे कि हमेशा 1 कप ऑफ ब्लड अवेलेबल होता है, क्योंकि कप नुमा स्ट्रक्चर होता है। जब 1 कप ऑफ द ब्लड अवेलेबल होता है तो अगर मानते हैं कि तुम एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ते अगर हो गया, तो ब्लड की अचानक जरूरत पड़ती है, तो बॉडी पहले अपने इकट्ठा करता है। जब बॉडी के पास ब्लड देख रहा है कि ड्रेन हो रहा है और बॉडी को ब्लड की जरूरत है, तो फटाक से स्प्लीन के पास 1 कप ब्लड होता है, उस ब्लड को दे देता है बॉडी को कि तुम इसको इस्तेमाल करो। इसीलिए इट इज ऑफन कॉल्ड एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। It is called as the graveyard of the RBC. It is called as the blood bank of the body. याद रखना कि this is the largest lymph node of the body. What is lymph node? देखो, जब भी कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म हमको अटैक और माइक्रोब अट्रैक्ट करता है तो हमारा बॉडी जो है अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंडर्स क्रिएट करता है ना। तो जो डिफेंडर्स होता है उसको तुम क्या बोलते हो, लिम्फेटिक सिस्टम। वो कुछ नहीं होता है यार, WBC होता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हो, WBC होता है। तो वो कौन तैयार करता है, जो लार्जेस्ट लिम्फ नोड कौन है, स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी। प्लीज कीप दिस इन माइंड। यही जो है डिफेंडर क्रिएट करता है कि माइक्रोब हमला कर दिया है, उसके खिलाफ चलो लड़ने चलते हैं। तो दिस लिम्फेटिक सिस्टम इज नथिंग बट द वाइट ब्लड सेल। तो इतना हमको पता होना चाहिए स्प्लीन के बारे में। बाकी जो है आप लोग जाकर वीडियो को देखिएगा, है ना। आप लोग तो उम्मीद करते हैं कि बेसिकली रेजोनेंस वाले होंगे, तो आप लोग को ये सब तो पता होगा क्योंकि हमने बता आपको रखा है ना। तो फिर से रिपीटेशन होगा। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को स्टार मार करके रखो। तो अब तुम लोग बहुत लोग होगा, तुम लोग को लगता है सर क्वेश्चन कहाँ से बना दी बाबू। देखो ये एनसीईआरटी है ना, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी लिखा हुआ है। This is a plant growth hormone. It was first isolated from the human urine. The naturally produced form of this hormone is indole-3. This hormone is correct answer is auxin. देखो यहीं से सीधा उठा है, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। देखो जो प्लांट का ग्रोथ हार्मोन्स होता है बेसिकली उसमें 3 होता है, एक होता है ऑक्जिन्स, एक होता है जिब्रेलिन्स और एक होता है साइटोकिनिन्स। बस इसको याद रखना, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑक्जिन्स जो होता है पहली बार हम लोग ह्यूमन यूरिन से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिब्रेलिन्स को हम लोग फंगस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखना कि इसको हम लोग मानव मूत्र से एक्सट्रैक्ट पहली बार करते हैं। एड्रेनल ऑक्जिन्स क्या करता है, ये है जो तुम देखना कि बहुत लोग पेड़ को काट के स्टेम को काट लेता है और उसको रूप देता है, और फिर ये जो स्टेम है यही पेड़ का रूप ले लेता है। तो ये जो ग्रोथ होता है इसको ऑक्जिन्स करता है।
तो ऑक्जिन्स क्या करता है? इट इनिशिएट द रूट्स इन द स्टेम कटिंग। जिबरेलिन्स बाबू क्या करता है? जो पेड़ का जो तना होता है स्टेम का ग्रोथ करता है। तो जिबरेलिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टेम का ग्रोथ है वो जिबरेलिन करता है। अगर तुम शुगर केन का पेड़ देखते होगे ना, अगर तुम चंपारण उम्पारण साइड के हो तो देखना उधर बहुत गन्ना रोपता है। तो जो गन्ना होता है यार, उसका मेन तो रस जो होता है, ईंख का रस उसके तना में होता है ना। जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा उसमें ईंख होगा। तो इस तना का ग्रोथ करने के लिए, स्टेम का ग्रोथ करने के लिए हम लोग जिब्रेलिन इंजाइम्स का छिड़काव कर देते हैं। जब जिब्रेलिन्स का छिड़काव करते हैं तो स्टेम का ग्रोथ करता है। जब स्टेम का ग्रोथ होगा तो इसी में रस भरेगा, ईंख का जूस भरेगा। तो जिब्रेलिन्स अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि शुगर केन में किस चीज़ का ग्रोथ इंजाइम्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो स्टेम ग्रोथ को करता है। साइटोकिनिन्स क्या करता है? साइटोकिनिन्स बेसिकली वहां पर होता है जहां पर एक्सेसिव ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ कहाँ पे होगा? फ्रूट में ग्रोथ होगा। पहले छोटा सा फ्रूट है, उसका आकार बढ़ रहा है तो फ्रूट होगा। तो जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होगा वहीं पर साइटोकिनिन्स होगा। तो साइटोकिनिन्स को याद रखना, सी, और सी मतलब सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जहाँ पे होगा वहाँ पे ग्रोथ होगा। तो फ्रूट का पहले देखो आकार इतना बड़ा है, बाद में फ्रूट बड़ा हो रहा है, तो ये सेल डिवीजन के कारण हो रहा है। पहले लीफ छोटा होता है, फिर लीफ का आकार बड़ा हो जाता है। तो ये क्लोरोफिल है ना, समझ रहे हो ना। नया लीफ बनाने के लिए भी आपको इस्तेमाल होता है साइटोकिन, जो प्लांट हार्मोन्स होता है वो साइटोकिनिन्स एक्ट करता है। नया लीफ बनाने के लिए, फ्रूट ग्रोथ के लिए साइटोकिनिन्स इस्तेमाल होता है। इथाइलिन क्या है यार? ये राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है ना। तो याद रखना, ऑक्जिन्स, साइटोकिनिन्स, जिब्रेलिन्स। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो बता दिए इतना पर्याप्त रहेगा। इस टॉपिक से अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर लोगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये हम जान से एनसीईआरटी का लगा दिए थे किताब को, ताकि आपको विश्वास हो कि एनसीईआरटी से हम लोग क्वेश्चन सारा बनाए हैं A to Z। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाइल फैसिलिटेट्स द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। क्लास में चित्कार मार के बताए हैं। बाइल न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच। कॉमन सेंस है यार। बाइल एक येलोइश ग्रीन सब्सटेंस है। चूंकि अल्कलाइन है तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा है, तो पीएच उसका 8 है। और जिसका भी पीएच 7 से ज़्यादा है तो अपने सामने वाला एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज ही तो करेगा। बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं है, इसका बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एज द पुअर मैंस विटामिन और द सनसाइन विटामिन? विटामिन डी को कहते हैं सूरज का विटामिन है। इतना कॉमन सेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। ये सब हम क्लास में बताए हैं। अब आप विटामिन B1 के कमी से क्या होता है, ए के कमी से क्या होता है, सी के कमी से क्या होता है, टोकोफेरॉल किसको कहते हैं, बेरी बेरी किसको कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं, रिकेट्स किससे होता है, ये हम पिछली बार भी टेस्ट में पूछे हैं, फिर से पूछ रहे हैं बाबू, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और हम चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का आप उसको मिस नहीं करें। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करिएगा। बहुत विटामिन डिफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में कंटामिनेशन वाला भी पढ़िएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है। ये सब हम पिछली बार भी कवर किए हैं, इस बार भी हम कवर कर रहे हैं। प्लीज़ इसको करिए, ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स है। स्वदेशी मूवमेंट इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड एज द वंदे मातरम मूवमेंट, है ना। कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में इसको हम लोग वंदे मातरम मूवमेंट कर रहे थे। ये आपके स्पेक्ट्रम वाले किताब में दिया हुआ है और एनसीईआरटी से इसको डायरेक्ट बनाए हैं। इसलिए हम चाहते थे कि आपको पता हो, एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्वदेशी मूवमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए आपके नॉलेज में लाना चाहते थे कि कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में, बेसिकली साउथ इंडिया वाले पार्ट में और ईस्ट इंडिया वाले पार्ट में, इसको हम लोग वंदे मातरम मूवमेंट भी बोलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर वॉज नॉट स्टार्टेड और ऑथर्ड बाई दादा भाई नौरोजी? वॉइस ऑफ इंडिया वही किए हैं, रस्तगुफ्तर वही किए हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वही किए हैं, मातृभूमि वो नहीं किए हैं। इसके बारे में तुम देखो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी को याद रखना, क्योंकि बीपीएससी लगातार पूछता है कि किस पार्टी से चुनाव जीते थे। यहाँ पे याद रखना कि पहली बार ये लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे, ना ही कि लेबर पार्टी दे देगा कि पहली बार लेबर पार्टी से चुनाव जीते थे और तुमको लगेगा कि हाँ लेबर पार्टी से चुनाव जीते थे, नहीं, लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। फिंसबरी कंस्टिट्यूएंसी से लड़े थे चुनाव। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इन 1902 ही वॉज इलेक्टेड टू द मेंबर ऑफ द लिबरल पार्टी। तो आपके जहन में आता है कि सर लिबरल पार्टी का जाके इंडियन होके जाके विदेश में कैसे लड़ गए? तो भाई चूंकि इंडिया उनका गुलाम था, तो जो भी हम लोग सब्जेक्ट थे, हम लोग को अधिकार था कि जाके उनके पार्लियामेंट में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि ये पारसी समुदाय के थे और चूंकि पारसी समुदाय ब्रिटिशर्स का बहुत क्लोज है जीन वाइज, इसीलिए इनको तवज्जो भी देता है और ये लड़के जीतते भी हैं। तो चूंकि हम लोग गुलाम थे, तो जो भी गुलाम देश था उसके लिए कुछ सीट रिजर्व था कि अगर उन लोग चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं जाके ब्रिटिश हुकूमत में। इन 1902 ही वॉज
इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लिबरल पार्टी इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स, लोकसभा का वहाँ पे मान के चलो, रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसलिए ये क्वेश्चन दिए हैं कि आपसे पूछ चुका है कि वो किस पार्टी से चुनाव जीते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे, तो सेंट्रल फिन्सबरी से लड़े थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ ब्रिटिश MP। इसको स्टार मार्क करके रखो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको इस क्वेश्चन से ये बता दें कि सेंट्रल फिन्सबरी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते थे। ही ऑल्सो पब्लिश्ड न्यूज पेपर रस्त गुफ्तर गुजराती में। ही वॉज अपॉइंटेड एज द जस्टिस ऑफ द पीस इन 1883 में। इनका किताब था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और देश में पहली बार GDP का आकलन यही करते हैं। कैरिड एन अवेयरनेस फॉर हिज थ्योरी द ड्रेन ऑफ द वेल्थ, कि भारत से ड्रेन कर रहा है हम लोग को, चूस को सारा पैसा लेके लंदन चला जा रहा है। RC दत्त की जो किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मातृभूमि अ मलयालम न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम द केरला, फाउंडेड बाय द KP केसरवा मेनन, द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड इट्स एडिटर, एंड के माधव नैयर वाज द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए दादा भाई नौरोजी वाला तीनों इंपॉर्टेंट था, वॉइस ऑफ इंडिया, रस्त गुफ्तर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो भाई 32 क्वेश्चन तुम लोग देखो। पता नहीं जो वीडियो डिस्कशन कराते हैं तुम्हारे यूज का है कि नहीं, मेहनत बहुत लगता है, बताना, नहीं तो फिर तुम लोग को PDF तो अवेलेबल हम करा ही दे रहे हैं। ठीक है, साइनिंग ऑफ फॉर द